कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे अब आपकी तैयारी। साथ ही हमारे साथ आज शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इसे समझेंगे कल के बाजार पर क्या रही स्ट्रैटेजी। और हमारे साथ आज है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर, बहुत स्वागत है आपका आज के इस शो में। बातचीत आगे बढ़ाएंगे हमारे खास मेहमान से, लेकिन उससे पहले आज बाजार का हाल कैसा रहा जरा समझते हैं। तो शेयर बाजार में आज हमने देखा दिन भर उतार चढ़ाव बना रहा और आखिरकार बाजार गिरावट पर जाकर बंद हुए। निफ्टी 15 अंक गिरकर 17,550, तो सेंसेक्स 75 अंक गिरकर 59,000 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो करीब 300 अंक लुढ़का और 36,950 के नीचे जाकर निफ्टी बैंक की आज क्लोजिंग हुई है। आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आज जो दबाव देखा गया वो आखिरकार आ कहां से रहा है। कल के उतार चढ़ाव के बाद भारतीय बाजारों में आज फिर से दिन और ट्रेडिंग सेशन तो उतार चढ़ाव भरा ही था। वॉलेटिलिटी तो थी लेकिन कम। 100 पॉइंट की रेंज में ही निफ्टी ने पूरा दिन बिताया और उसके बाद एकदम फ्लैट हल्के से नुकसान के साथ 15 पॉइंट नीचे बंद हुए। बैंक निफ्टी में कमजोरी थोड़ी ज़्यादा रही लेकिन 37,000 के बेहद करीब बंद होने में कामयाब रहा। यहाँ पर थोड़ी सी ट्रेडिंग रेंज बड़ी बनती हुई दिखी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर रहा और वो भी तेजी की तरफ का। तो ब्रॉडर मार्केट में एक्शन फिर से लौटता हुआ दिखा है। जो तेजी की खास वजह थी, एक डाउ फ्यूचर्स की मजबूती, दिन भर डाउ फ्यूचर्स अच्छे मजबूत नजर आए, उसका फायदा मिला। दूसरा, एफआईज की तरफ से, घरेलू फंड्स की तरफ से कोई बिकवाली के आंकड़े कल दिखे नहीं, हालांकि कुछ ब्लॉक डील्स भी थी लेकिन फिर भी आंकड़े ठीक थे। तीसरा, वायदा कारोबार में पुट कॉल रेशियो काफ़ी नीचे, अभी 1.15 के आसपास, जो ये कंफर्ट दे रहा है कि बाजार कहीं भी ओवरबॉट नहीं हो रहा, अब भी शॉर्ट्स हैं जो बाजार में कवर हो सकते हैं। और चौथा, आज फेड की अहम बैठक और उससे कल बाजारों के लिए डायरेक्शन मिलेगा। तो अहम बैठक के पहले जितने सावधान तेजी करने वाले ट्रेडर्स थे उतने ही मंदी करने वाले भी, क्योंकि जो चाइना से लगातार दिक्कतों और एवरग्रैंड को लेकर जो खबरें आती दिख रही थी उसमें ये स्टॉक भी ग्लोबल मार्केट्स में 20% उछलता हुआ नजर आया। तो ये कंफर्ट कॉन्फिडेंस आ रहा है कि शायद चाइना की जो दिक्कतें हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो सारे फैक्टर्स धीमे धीमे थोड़ी तेजी की तरफ बनते हुए दिखे, लेकिन फिर भी बाजार सुस्ती के साथ, हल्की कमजोरी के साथ बंद इसलिए हुए क्योंकि आज की इवेंट को बाजार देख लेना चाहते हैं कि यूएस में क्या होता है, अमेरिकी फेड क्या कुछ कहता है, क्या कुछ करता है। और दूसरा, कल वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कल का सेशन एक बार थोड़ा आपको ग्लोबल संकेतों के दम पर और वायदा कारोबार की एक्सपायरी के डेटा के दम पर थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाए तो दिखाए, बट एक चीज़ साफ है, निचले स्तरों पर बाजार में सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। तो कमजोरी हो सकती है, पैनिक नहीं है। कम से कम अभी तक ये 3 दिनों के इस हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन से साफ नज़र आ रहा है, लेकिन कल के सेशन के बाद बाजारों में डायरेक्शन ज़्यादा क्लियर कट आपको बनता हुआ नजर आएगा और उसी पर आपको नज़र रखनी है। आज के बाजार का हाल जाना, अब कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी भी अनिल जी से समझें, उससे पहले सेक्टर स्पेसिफिक जरा एक्शन जानते हैं। कुशल गुप्ता हमारे साथ है। कुशल, जरा बताएं आज के इस कारोबार में कहां, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा मजबूती थी और कहां पर सुस्ती नजर आई। जी, तो कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन आज बाजारों में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, पर अंत में अगर आप देखें तो निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया। चढ़ने वाले शेयरों में कोल इंडिया, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी, पर दूसरी तरफ अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस देखेंगे तो यहां पर आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स में गिरावट रही। मीडिया एंटरटेनमेंट स्पेस आज हाईलाइट था, जहां पर मर्जर की खबर को लेकर जी एंटरटेनमेंट में 30% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली। साथ ही जो मल्टीप्लेक्स काउंटर्स हैं वो आज बढ़िया फोकस में रहे। रियल्टी स्पेस में गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स में 10% से ज्यादा की इंट्राडे अपमूव आज के सत्र में बनती हुई नजर आई और मेटल स्पेस भी पीछे नहीं था, जहां पर बेहतरीन तेजी आपको नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स में होती हुई दिखी। ऑटो स्पेस, वीएसटी टिलर्स, एस्कॉर्ट्स, एसएमएल, इजुसु जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी, पर दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस की जो दिग्गज काउंटर्स है वहां पर गिरावट रही करीब 1 से 1.5% की। और एफएमसीजी का भी ऐसा ही कुछ हाल रहा, जहां पर गोदरेज कंज्यूमर्स 2 से 2.5% की गिरावट थी। अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करें तो टेक महिंद्रा वागले साहब ने आपको रेकमेंड किया था, वहीं दूसरी तरफ रियल एस्टेट स्पेस से कुणाल जी ने आपको ब्रिगेड एंटरप्राइजेस भी बताया था। तो ओवरऑल मार्केट ब्रेड जो थी वो आज स्ट्रांग थी। कल देखना होगा एक्सपायरी के दिन किस हिसाब से बाजार जो है पैन आउट करते हुए नजर आते हैं। तो अलग अलग सेक्टर्स का हाल समझा। सुदीप जी, आपके पास आ रहे हैं। आज रात अमेरिका में यूएस फेड की बैठक का इंतजार बाजार को रहेगा।
बिल्कुल सही स्वाति जी। यूएस फेड का मीटिंग का इंतजार सारा दुनिया के मार्केट्स को रहेगा, इंडियन मार्केट्स को भी रहेगा। लगता है कि इस मार्केट से जो संकेत आएगा वो बाजार पे बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा। दूसरा बात मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ कि चाइना में जो एवरग्रैंड जो प्रॉपर्टी कंपनी उसको लेके जो समस्या बनी हुई है, उस पे भी दुनिया का नजर टिका हुआ है और उस पे कुछ भी चाइनीज गवर्नमेंट या चाइनीज फाइनेंशियल अथॉरिटी से कुछ भी ठोस कदम लिया जाता है तो उसका भी पॉजिटिव या नेगेटिव असर मार्केट पे जरूर आएगा। तो दो बहुत बड़े ग्लोबल क्यूज हैं, एक तो यूएस फेड, दूसरे तरफ चाइनीज रेगुलेटरी या गवर्नमेंट एक्शन रिलेटेड टू एवरग्रैंड। ये दो इवेंट पे मार्केट का बिल्कुल नजर रहेगा और रहना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडियन मार्केट में एफआईआई एफपीआई इन्फ्लोज के ऊपर। और एवरग्रैंड की अगर बात करें वहां पे तो एक कंटेजियन इम्पैक्ट भी हो सकता है, अगर उसको कंटेन नहीं किया जाए तो शंका तो जरूर है। पर मार्केट हम लोगों को लगता है कि ओवरऑल पॉजिटिव मूड बनाए रखा है, तो अनलेस बहुत कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट यूएस फेड से आता है या एवरग्रैंड रिलेटेड कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट होता है, मार्केट का मूड पॉजिटिव ही रहेगा। तो बाजार की नजर रहेगी ग्लोबल इवेंट्स पर। आगे बढ़ते हैं, बातचीत जारी रहेगी आज के खास मेहमान से, लेकिन आज दिन भर की बड़ी खबरों का रुख करते हैं और उसमें एक बड़ी खबर आज ये रही, जी एंटरटेनमेंट के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी ने सोनी पिक्चर्स के साथ विलय का ऐलान किया है और इसके लिए बोर्ड की मंजूरी भी मिल चुकी है। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी वरुण दुबे से। वरुण, सबसे पहले आपसे डिटेल समझना चाहेंगे, क्या और कितनी बड़ी है ये डील? देखिए, मीडिया इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि जी एंटरटेनमेंट और सोनी के बीच में जो मेगा मर्जर है उसका ऐलान हो चुका है और भारतीय मीडिया इंडस्ट्री में ये अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। इस डील के तहत सोनी जो है वो जी एंटरटेनमेंट में करीब करीब 157.5 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 11.5 से 12,000 करोड़ के आसपास का निवेश जो है एज ए ग्रोथ कैपिटल करने वाला है। इसके चलते सोनी की जी एंटरटेनमेंट में कुल 52.93% हिस्सेदारी होगी और जी एंटरटेनमेंट के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की करीब 47% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो रहने वाली है। जो नॉन बाइंडिंग टर्म शीट है वो ऑलरेडी साइन हो चुकी है। 90 दिन का ड्यू डिलीजेंस होने वाला है इस डील के लिए और वैसे भी नॉन कंपीटेंट एग्रीमेंट जो है वो भी साइन किया गया है जी एंटरटेनमेंट और सोनी के बीच में। पुनीत गोयनका जो है वो इस कंपनी के एमडी और सीईओ बने रहेंगे और प्रमोटर्स के पास यहाँ पे ऑप्शन होगा कि उनके पास जो एग्जिस्टिंग 4% के आसपास की होल्डिंग है आने वाले समय में वो उसको 20% तक बढ़ा सकते हैं। और याद रखिएगा, जी एंटरटेनमेंट स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनी है, आगे भी चल के ये कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड रहेगी। बिल्कुल वरुण, एक और मैं बात आपसे समझना चाहूंगी, इस मर्जर का कितना फायदा कंपनियों को मिलेगा, ये जरा बताइए। देखिए, इस डील के काफी सारे फायदे और फायदे दोनों ही जी एंटरटेनमेंट और सोनी दोनों को मिलने वाले हैं और सबसे ज्यादा फायदा अगर कुछ मिलेगा तो वो है जी की डिस्ट्रीब्यूशन और रीच का। आप जी की पहुंच देखिए, 190 से ज्यादा देशों में जी की प्रेजेंस है, 10 से ज्यादा भाषाओं में 100 से ज्यादा चैनल जो है वो जी एंटरटेनमेंट ऑपरेट करता है। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस मर्ज एंटिटी को मिलेगा। और देखिए, किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ा होता है कंटेंट, तो इस कंपनी के पास करीब 2.5 लाख घंटों से ज्यादा का कंटेंट है, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो इस मर्ज एंटिटी को मिलेगा। 4,800 से ज्यादा फिल्मों के टाइटल जो है वो इस कंपनी के पास है। और अगर आप देखेंगे तो जी के नेटवर्क में काफ़ी सारी फिल्में जो है उनका जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप देश में कुल फिल्म्स देखेंगे तो उसमें करीब 25% के आसपास जो है वो केवल जी के नेटवर्क पे चलाई जाती है। और व्यूअरशिप मार्केट शेयर देखेंगे तो करीब 19% के आसपास का व्यूअरशिप मार्केट शेयर जो है वो जी एंटरटेनमेंट के पास है। करीब 1.3 बिलियन व्यूअर्स जो है वो जी को देखते हैं, तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि किस तक की रीच जो है वो जी के पास है। सोनी को भी अगर आप देख लेंगे तो करीब 165 से 170 देशों में सोनी का भी अच्छा खासा प्रेजेंस है। करीब 700 मिलियन के आसपास के जो व्यूअर्स है वो सोनी के पास भी हो। देश में काफ़ी सारे चैनल जो है वो सोनी भी चलाता है, तो इसके जो सिनर्जेटिक बेनिफिट्स है वो काफ़ी हद तक इस मर्ज एंटिटी को मिलेंगे। आप खुद ही सोच लीजिए, सोनी के पास जो व्यूअरशिप मार्केट शेयर है वो करीब 9% के आसपास का है, तो दोनों कंपनी को अगर मिला दे तो व्यूअरशिप मार्केट शेयर जो है वो करीब 28% के आसपास पहुंच जाता है और जो व्यूअर्स है वो 200 करोड़ के पास पार पहुंच जाते हैं। यानी कि देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी जो है वो ये कंपनी बनने जा रही है। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस मर्ज एंटिटी में आपको देखने मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा मेगा मर्जर है जो कि इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी बेहतर है।
बहुत शुक्रिया वरुण, जी एंटरटेनमेंट और सोनी के मेगा मर्जर से जुड़ी हुई ये तमाम डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एक डिस्क्लेमर सबके लिए, दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि जी एंटरटेनमेंट हमारी सिस्टर कंसर्न ग्रुप कंपनी नहीं है। हमारे नाम एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जी बिजनेस का स्वामित्व और प्रबंधन अलग ग्रुप की कंपनी जी मीडिया के हाथों में है। चलिए बढ़ते हैं आगे और दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी हुई। दरअसल टूरिज्म पॉलिसी को 1 महीने में कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। इसकी खासियत क्या है, जरा पूरी खबर समझते हैं हमारे सहयोगी चेतन भूटानी से, जो पूरी खबर को लगातार ट्रैक करे। चेतन, बताइए टूरिज्म सेक्टर के लिए क्या है बड़ी खबर? जी बिल्कुल, भारत सरकार जो है वो टूरिज्म सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेकर आ सकती है। एक नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2021 को बहुत जल्द, इनफैक्ट 1 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल मिलने की पूरी कोशिश कर रही है भारत सरकार। हमारे टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज हम कुछ टाइम पे ये बता रहे हैं कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस हैं, जो इनफैक्ट जी बिजनेस ने पहले भी रिपोर्ट किया था कि इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस चल रही हैं, वो अब इनफैक्ट अब समाप्त हो चुकी है। हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं कि जो फाइनल कैबिनेट नोट है वो बनाकर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए। मैं फटाफट अपने दर्शकों को 2 से 3 कॉन्टूर्स बता दूं पॉलिसी की। जो पॉलिसी है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने की बात करती है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को। जो एडवेंचर पार्क्स हैं उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग के जरिए एडवेंचर पार्क्स को इम्प्रूव करने के बात है। जो बहुत दूर और कोने में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और टूरिज्म प्लेसेस हैं, उधर एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी करने की बहुत बड़ा प्रोग्राम है। जो शिप, चार्टर्ड हेलीकॉप्टर्स एंड सी प्लेन्स से कनेक्ट करने की भी बात करी गई है। इनफैक्ट हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि एक फ्रेमवर्क लेके आएगी भारत सरकार, जिसमें होटल्स होंगे, रिजॉर्ट्स होंगे और अपने एडवेंचर पार्क्स होंगे, जिसके चलते बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज खोली जाएगी। इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा रूम दिया जाएगा ताकि वो भारत में आकर इन्वेस्ट कर सके टूरिज्म सेक्टर में। तो ये 2 से 3 अहम कॉन्टूर्स हैं पॉलिसी के, जो हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं। अब ये 1 महीने के अंदर अंदर पॉलिसी अप्रूव हो जानी चाहिए हमारे सोर्सेज वाले। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज रहेगी वो मेडिकल टूरिज्म की भी रहेगी। पूरा वीजा और प्रोसेसेस ट्रांसफॉर्म करने की बात करी गई है। जो पॉलिसी कवरेजेस है मेडिकल टूरिज्म के अंदर, उसको भी बहुत एनहांस करने की बात करी गई। तो डेफिनेटली आने वाले 1 से 1.5 से 1 महीने में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक टूरिज्म पॉलिसी जो आएगी वो टूरिज्म सेक्टर को काफी बड़ा बूस्ट देगी। सुदीप सर, टूरिज्म सेक्टर पर आपका व्यू क्या है और कोई स्पेसिफिक पिक यहां से? जी स्वाति जी, देखिए टूरिज्म एक अनलॉक थीम माना जाता है और ये अनलॉक जैसे जैसे हो रहा है ग्लोबली ट्रैवल ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा और इसके चलते हम लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा बेनिफिट जो लग्जरी होटल सेगमेंट है उसको मिलेगा। एक तो फॉरेन टूरिस्ट आना वापस चालू हो जाएगा। सरकार की तरफ से बहुत सारे इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं कि ग्लोबल रूट्स खुले दिए जाएंगे, जो कि करीब 1.5 साल से बंद है। दूसरी बात है, बिजनेस ट्रैवल इज पिकिंग अप वंस अगेन और ये भी बहुत अच्छा न्यूज है जो 5 स्टार लग्जरी होटल्स हैं उनके लिए। तो ये नजर में रखते हुए इंडियन होटल्स में हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया होटल में भी खरीदारी की जा सकती है करंट लेवल पे 1 साल का नजरिया से। जी शुक्रिया सुदीप जी, इस पर टूरिज्म सेक्टर पर और ज्यादा व्यू देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और एक्सक्लूसिव खबर का रुख कर लेते हैं जो कि इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है। SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI प्रू से जुड़ी खबर है। आने वाले समय में टर्म इंश्योरेंस महंगा हो सकता है। जरा पूरी खबर समझते अच्छे से अनुराग शाह से। अनुराग जरा बताएं जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनकी उलझन क्या है? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर जो प्योर प्रोटेक्शन प्लान होते हैं, टर्म इंश्योरेंस वो एक बड़ा कारोबार होता है इंश्योरेंस कंपनियों का और ये कैपिटल इंटेंसिव होता है। इस वजह से लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को इसका री इंश्योरेंस सपोर्ट करना जरूरी होता है, री इंश्योर कराना पड़ता है। और री इंश्योरेंस कंपनियां जो है यहाँ पर अपने कीमतें बढ़ाने जा रही है। इसके लिए री इंश्योरेंस कंपनियों ने नोटिसेस भी जारी कर दिए हैं। जिस तरह से दूसरी लहर के अंदर री इंश्योरेंस कंपनियों को उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा क्लेम आए हैं, तो उसको उन सब चीज़ों को देखते हुए री इंश्योरेंस कंपनियों पे दबाव है। और हिस्टोरिकली भी भारत के अंदर जो है टर्म प्लान के जो प्राइजेस हैं वो कम रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए री इंश्योरेंस कंपनियों की भी मजबूरी है कि जो टर्म प्लान के पोर्टफोलियो है वहां पर कीमतें बढ़ाए। और हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार जो है बढ़ोतरी 20% से ज़्यादा
की री कंपनियां के जो ऑफर दिए गए हैं, तो इस वजह से जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके ऊपर दबाव आएगा, क्योंकि जब री कंपनियों के द्वारा 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की जाएगी तो उन्हें भी जो है अपने प्रोडक्ट के अंदर अपनी ऑफरिंग्स में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। अगर कंपनियां वो पूरी की पूरी बढ़ोतरी नहीं करती है तो उन्हें कंपनियों को हिट लेना पड़ेगा। तो इन सब वजह से जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन पर शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया अनुराग इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते शो में आगे और वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा से करते हैं बात। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। कल के लिए कहां पर रखी जाए ऑप्शन स्ट्रैटेजी? नमस्ते जी, आपका और आपके सभी दर्शकों का। तो कल के लिए ये पहले मैं बता दूं कि बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है, और वो जो इवेंट है वो ग्लोबल मार्केट्स को मूव कर सकता है। वो है फेड का डिसीजन जो आज रात को आ जाएगा, जिसको हम रिएक्ट करेंगे कल। तो इसको देखते हुए अभी हम जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसको आपको सुबह एक बार अनिल जी जब बोलेंगे तो उसके बाद में आपको रिवाइज करनी पड़ सकती है कि लॉन्ग रहे या नहीं। वो डिपेंडेंट है यूएस फेड के ऊपर। मेरा मानना है खुद का कि यूएस फेड में कुछ भी अभी टेपरिंग के बारे में नहीं बोलेगा। तो अब आगे चलते हैं, आज के ऑप्शन देखते हैं। रिलायंस और आरती। पहले रिलायंस को लेते हैं। तो रिलायंस आज करीब 1% बढ़ा है। तो 2500 की कॉल मेरा सजेशन है कि 17 रुपए 70 पैसे पे ली जा सकती है। आज का क्लोजिंग है। स्टॉप लॉस है 12 रुपए, टारगेट आप रखें 27 रुपए का। दूसरा आरती इंडस्ट्रीज केमिकल सेक्टर अच्छा कर रहा है। 920 की कॉल आप 22 रुपए पे ले सकते हैं जो आपकी क्लोजिंग प्राइस है। स्टॉप लॉस रखें 14 रुपए का, टारगेट रहेगा आपका 33। आप अपनी बाइंग प्राइस या बाय करना है भी या नहीं सुबह देखें, और जरूरत पड़े तो अपनी बाइंग आप नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए स्टॉप लॉस यही रहेंगे, और इससे नीचे अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर ये अपनी मर्जी से बनाइए। ये मेरी जो स्ट्रेटजी है ये मान के चलिए कि आपको स्टॉप लॉस नीचे नहीं करना है। धन्यवाद, जय हिंद। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि एक अच्छे सेशन की उम्मीद तो अमेरिका से है, लेकिन भरोसा उतना नहीं कि वाकई में इतना मजबूत ट्रेडिंग सेशन होगा या नहीं। तो देखेंगे कैसे रहते हैं अमेरिकी बाजार। और साथ ही कल सुबह डाउ फ्यूचर्स अमेरिका की फेड की बैठक के ऐलान के नतीजों के ऐलान के बाद किस तरह का आगे प्रदर्शन दिखाते हैं। तो ये दो फैक्टर तो नो डाउट अमेरिका से सबसे ज़्यादा अहमियत वाले होंगे कल सुबह। लेकिन इसके अलावा हम देखेंगे हमारे यहाँ एफआईज और घरेलू फंड्स की खरीदारी बिकवाली के आंकड़े अच्छे होने चाहिए, ख़राब नहीं वो होगा। पुट कॉल रेशियो भी कोई खास बढ़कर आए ऐसा लगता नहीं है। तो वो सारे कंफर्टेबल ट्रिगर से बस ग्लोबल मार्केट्स ठीक होने चाहिए। और हमारे ब्रॉडर मार्केट कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन पूरा है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर फिर से रफ्तार पकड़ते हुए दिख रहे हैं, और जहां से करेक्शन की शुरुआत हुई थी मेटल शेयरों में वहां पर आज फिर से अच्छी मजबूती होती दिखी, जिसका संकेत कल क्लोजिंग शो में आता हुआ दिखा था। तो ओवरऑल संकेत थोड़े बेहतर तेजी की तरफ आते दिख रहे हैं। ऐसे में 17,350 17,400 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा कल निफ्टी पर, और ऊपरी स्तरों पर 17,625 17,700 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 36,550 36,750 कल सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 37,300 37,400 वो रेंज है जहां पर आपको रुकावट आने की उम्मीद करनी चाहिए। तो ओवरऑल ग्लोबल संकेतों के दम पर और वायदा कारोबार की एक्सपायरी के चलते हो सकता है बाजार में उतार चढ़ाव का सेशन दिखे, लेकिन पूरा डायरेक्शन अगर बहुत मंदी हो गई अमेरिका में तो फिर हमें कमजोरी कल देखनी होगी, और बहुत मजबूती हो गई तो भागेंगे। लेकिन अगर अमेरिकी बाजार सीमित दायरे में रहे तो फिर आपको रेंज और लेवल्स को देखना है, और दोनों तरफ के ट्रेड लेने की जो परंपरा पिछले 5-7 दिनों से चल रही है उसी पर फोकस करना है। तो कल के बाजार का हाल जाना, अब देखते हैं कल का ऑप्शन। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से करते हैं बात। चंदन जी बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए कहाँ रखी जा सकती है ऑप्शन स्ट्रैटेजी? जी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए बाजार में आज काफी चुनिंदा मुंह देखने को मिला। निफ्टी हालांकि 15 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ, बट अच्छी बात है कि पिछले 2 दिनों में नीचे के लेवल से अच्छी खरीदारी हुई। एक तरफ बैंक निफ्टी थोड़ा सा डल था, बट
आज का पूरा फोकस आईटी काउंटर पे था। आईटी में चाहे आप एचसीएल टेक की बात करें, माइंडट्री की बात करें, टेक महिंद्रा की देखें, सारे के सारे काउंटर में पॉजिटिव बायस था। तो पहला ट्रेड हमारा आईटी टेक से रहेगा। तो यहाँ पे हम एचसीएल टेक पे खरीदारी की सलाह देंगे। एचसीएल टेक आप देखोगे कंटिन्यूसली हाई टॉप फायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहे हैं। ऑप्शंस के डेटा में देखें तो लॉन्ग बिल्टअप के साथ में पुट राइटिंग हो रही है। तो एचसीएल टेक का 1330 का कॉल लेने की सलाह रहेगी, जो 22 रुपए के आसपास बंद हुआ है। 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये कॉल आपको 40 से 42 रुपए तक जाने की क्षमता रख रहा है। दूसरा ट्रेड रहेगा एस्कॉर्ट्स पे। आप देखोगे कि ऑटो में सेलेक्टिव काउंटर्स चल रहे हैं और एस्कॉर्ट्स पूरा आउट परफॉर्म कर रहा है। वीकली चार्ट में कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, काफी लॉन्ग्स के बिल्टअप है और हमारा मानना है कि लॉन्ग्स के बिल्टअप अगले महीने में भी कैरी होनी चाहिए। और जिस हिसाब से इसमें 1515 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड हो रहा है, यहाँ पे लगभग 1580 से 1600 रुपए तक के अपसाइड बनने चाहिए। तो 1540 का एस्कॉर्ट्स का कॉल इस महीने का लेना चाहिए। 39 के आसपास बंद हुआ है। 29 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर में ये कॉल आपको 58 रुपए तक के टारगेट दिलाता हुआ नजर आना चाहिए। शुक्रिया चंदन जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। सुदीप सर आपके पास आ रहे हैं और जानेंगे लॉन्ग टर्म पिक्स कौन सी देंगे आज आप। दो शेयर्स का जिक्र मैं करना चाहूंगा। पहला है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के दिग्गज कंपनी एनसीसी। यहाँ पे देखिए ऑर्डर बुक बहुत तगड़ा है और भी ऑर्डर्स आ रहे हैं और एग्जीक्यूशन कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहा है। वर्कफोर्स एफिशिएंसी ऑन साइट बहुत इंप्रूव हो गया है, करीब 90 से 100% तक एफिशिएंसी प्री कोविड लेवल का आ गया है। और जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है, जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिस्टोर हो रहा है, और भी एफिशिएंसी बढ़ रहा है। और नए जो कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास आ रहे हैं वहां पे मार्जिन को सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं, मार्जिन इंटैक्ट रख के नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और फाइनली यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि करीब 35 से 40% CAGR प्रॉफिट का अगला 4 साल देखने को मिलेगा, यही लग रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और 110 रुपए का टारगेट रख के 12 से 18 महीने के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करूंगा वो भी अपने क्षेत्र में दिग्गज है, अदानी पोर्ट एंड SEZ। यहाँ पे खासियत ये है कि मुंद्रा पोर्ट एक गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, जो कार्गो मूवमेंट का इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड जैसे जैसे बढ़ेगा वहां पे एक लीडरशिप पोजीशन है और उसमें इनकी और भी प्रदर्शन में इंप्रूव होने की संभावना रहेगी। तीसरी बात है, बात हो रहा है कि 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे, उससे भी बहुत फायदा मिलेगा कंपनी को। मार्जिन्स पे ध्यान है कंपनी का हमेशा, प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लोज भी तगड़ा है। और आखिर में ये कहना चाहूंगा कि कॉनकॉर जहां पे ये शायद संभावना है कंपनी को एक्वायर करने का, अगर कॉनकॉर एक्विजिशन हो गया तो वो एक गेम चेंजर हो जाएगा। 975 रुपए का टारगेट 12 से 18 महीने के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। एनसीसी और अदानी पोर्ट्स में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह सुदीप बंदोपाध्याय की। बहुत शुक्रिया सर, शो में आप हमारे साथ शामिल हुए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।